तो आज का टॉपिक यहाँ पर मध्य एशिया है। मध्य एशिया में हम सबसे पहले ये आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य एशिया जो एक भौगोलिक स्थिति है उसके एक स्ट्रेटजिक स्तर पे भूगोल में हम मध्य एशिया को अलग तरीके से आप पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या है, पर्वत, पठार, नदियाँ, खनिज, ये सारी चीज़ें। लेकिन हम जब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से ये कैसा है, वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो यहाँ पे समझने की आपको ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले आपको समझाता हूँ मैं कि एक मध्य एशिया जो है देश, वो अपने आप में किस तरीके से इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। बाकी आपके जो क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो आप बाद में पूछ लीजिएगा, पहले टॉपिक को समझ लीजिएगा। एट द लास्ट आप जो चीज़ें बोलेंगे वहाँ पे सारी चीज़ों के आंसर होंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि मध्य एशिया क्या है। देखिए मध्य एशिया क्या है, मध्य एशिया कैसा है। मध्य एशिया का कह सकते हैं कि जो प्रादुर्भाव हुआ, जो उत्पन्न, जो आपको एक वैश्विक स्तर पे, एक भौगोलिक स्तर पे उसका प्रादुर्भाव होता है, वो यूएसएसआर के विघटन के पश्चात होता है। इससे पहले जो सोवियत संघ था, उसका एक सारे जो मध्य एशियन जो कंट्री हैं वो उसके एक अंग के रूप में थे। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात यहाँ पर आपको नए 4-5 देश यहाँ पर मध्य एशियाई देश निकल कर आते हैं, जिसको हम कहते हैं K2T2U, अर्थात कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 5 देश हैं जो कि मध्य एशिया का एक भौगोलिक स्थिति वहां पर रखते हैं। इन मध्य एशियाई देशों का उदय होता है यूएसएसआर के विघटन के बाद। 5 यहाँ पर देश हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में K2T2U कहते हैं। यहाँ पर अगर बात करें कि ये मध्य एशिया जो कंट्री है इंपॉर्टेंट क्यों है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अगर पाते हैं तो यहाँ पर देखिए तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम के भंडार हैं। और वर्तमान समय में अगर हम देखें, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम, ये तीनों ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जहां यूरेनियम आपको नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और साथ साथ परमाणु बम इत्यादि चीजों को बनाने इत्यादि को लेकर, आयुधों को बनाने को लेकर, मिसाइल्स इत्यादि को लेकर वहां पर यूरेनियम का प्रयोग हो रहा है। वहीं प्राकृतिक गैस और आपका पेट्रोलियम है, वो आज की ऊर्जा संसाधन के सबसे बड़े स्रोत के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मध्य एशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त हम कुछ फैक्चुअल चीजों की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम देखें, कजाकिस्तान जो है विश्व के 15% जो होते हैं यूरेनियम का जो भंडार है, वो आपके कजाकिस्तान में अकेले एक ही देश में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तुर्कमेनिस्तान की इसी तरह बात करते हैं तो विश्व का 5% प्राकृतिक गैस जो है वो तुर्कमेनिस्तान में आपका पाया जाता है। तो अपने आप में यहाँ पर देख सकते हैं मध्य एशिया की जो 2 कंट्री हैं वो अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें कुछ अन्य चीजों को लेकर, प्रशासनिक स्थितियों को लेकर अगर आप वहां पर देखें तो एक अधिनायकवादी शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यक्तियां वहां पर ज्यादातर देशों में नहीं देखने को मिलती है। धार्मिक कट्टरता का प्रसार वहां पर देखने को मिलता है। आतंकवाद की जड़ें वहां पर काफी तेजी से फैली हैं और इस कारण से कहीं ना कहीं अस्थिर शासन वहां पर देखने को मिलता है। तो भारत के लिए कहीं ना कहीं जो मध्य एशिया जो देश है वो कहीं ना कहीं ऊर्जा के परिदृश्य, साथ ही यूरेशियन कंट्री तक पहुंच के लिए और आपका अन्य चीजों के परिदृश्य काफी इंपॉर्टेंट है। किस किस तरीके से है, इन इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखकर भारत ने अपनी एक पॉलिसी बनाई। पॉलिसी अपनी भारतीय विदेश नीति में मध्य एशिया को लेकर, भारत की जो विदेश नीति है वहां पर उन्होंने इसको नाम दिया है कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया। कनेक्ट सेंट्रल एशिया का मतलब है कि मध्य एशिया के साथ जुड़ाव करने को लेकर, कनेक्शन को लेकर वहां पर कार्य किया जाए। और ये कनेक्शन किस आधारों पर होगा, तो कनेक्ट सेंट्रल एशिया की जो ये पॉलिसी है ये क्या है, इसको समझ लीजिए। कनेक्ट सेंट्रल एशिया को स्थापित करने के पीछे सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर पाते हैं कि आपका जो मध्य एशियाई 5 देश हैं ये भू आबद्ध हैं। भू आबद्ध का मतलब होता है ऐसे देश जो कि स्थल से रुद्ध हों, जिनके पास समुद्री सीमा किसी तरीके से नहीं लगती है। मध्य एशिया के अगर आप 5 देशों को देखें तो इनके पास कोई भी जलीय सीमा नहीं है, जहां से ये समुद्री मार्ग नहीं है, जहां से ये व्यापार कर सकें। ये सभी के सभी कैसे हैं, स्थल रुद्ध हैं। भारत ने जो पॉलिसी अपनाई है यहाँ पर 4C को यहाँ पर उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। किसको इंपॉर्टेंस दी है, 4C। 4C का मतलब हुआ कॉमर्स, कनेक्टिविटी, काउंसलर और कम्युनिटी। यहाँ पर व्यापार को प्राथमिकता दी गई है। यहाँ पे कनेक्टिविटी, जुड़ाव के नए संचार, परिवहन इत्यादि के माध्यमों को, जुड़ाव के माध्यमों को विकसित करना है। काउंसलर एक्सेस अर्थात यहाँ पर राजनीतिक संबंधों को विकसित करना है और साथ साथ यहाँ पे सामुदायिक स्तर पर यहाँ पे सांस्कृतिक संबंधों को भी विकसित करना है। तो देखने को अगर हम यहाँ पर हैं तो व्यापार, वाणिज्य, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी स्तरों पर मध्य एशिया के साथ यहाँ पर अपने द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने की भारत की यह पॉलिसी देखने को मिलती है। बात करते हैं कि
भारत के जो सांस्कृतिक संबंध हैं मध्य एशिया के साथ पुराने समय से जुड़ाव के रहे हैं और इसी के आधार पर भारत ने ट्रैक 2 कूटनीति को लेकर आगे बढ़ा है, जिसमें यहाँ पर हम 4C पॉलिसी को देख सकते हैं, जिसके तहत यहाँ पर अपने संबंधों को, नए आयामों को, नए जुड़ावों को उसमें विकसित करना है। तो विकसित करने के यहाँ पे सांस्कृतिक संबंधों को आगे व्यापार, वाणिज्य और सामरिक अर्थों को विकसित करने को लेकर हम ट्रैक 2 कूटनीति के तहत वार्तालाप प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, सामरिक संबंधों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन भारत की जो कहीं न कहीं कनेक्ट सेंट्रल एशिया की पॉलिसी है, ये बाह्य शक्तियों से प्रभावित हो सकती है। भारत जिस उद्देश्य के साथ मध्य एशिया देशों के साथ अपने संबंधों को विकसित करना चाहता है, वहां पर वो इसके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मध्य एशिया में ऑलरेडी यहाँ पर कुछ देशों का जो प्रभुत्व है वो भारत से ज्यादा है। किसका प्रभुत्व कैसा है, इसको समझ लीजिए। बाह्य शक्तियों के रूप में हमने यहाँ पर विश्व के 3 प्रमुख देशों को रखा है, रूस, चीन, अमेरिका। रूस की बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताई, इनका विघटन किससे हुआ है, मध्य एशिया का प्रादुर्भाव किससे हुआ है, आपका यूएसएसआर के विघटन के पश्चात। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो रूस जो है अपने आप में, मध्य एशिया में दूसरी चीज कट्टरवादिता बढ़ी है, वहां पर आतंकवाद की स्थितियां बढ़ी हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं मध्य एशिया में बढ़ती कट्टरवादिता से रूस के द्वारा पश्चिम यूरेशियाई देशों को जो तेल और गैस की आपूर्ति करता है, वो आपका रशिया सबसे बड़ी मात्रा में यूरेशियाई देशों को तेल एवं गैस की आपूर्ति करता है। ऐसी स्थिति में वो नहीं चाहेगा कि मध्य एशिया में जो धार्मिक कट्टरवादिता है या आतंकवाद का प्रसार इतना ज्यादा बढ़ जाए कि जो तेल की सप्लाई है, प्राकृतिक गैस की सप्लाई है पूर्वी यूरोपीय देशों को या पश्चिमी यूरोपीय देशों को, वहां पर वो प्रभावित हो। ऐसी स्थिति में रशिया कहीं ना कहीं मध्य एशिया पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहेगा और यहाँ पर शांति स्थापित करने के वो कभी कोई भी प्रयास होगा वो वहां पर करेगा। दूसरी तरफ चीन की पॉलिसी अलग है। चीन ने यहाँ पर अगर हम देखें तो OBOR परियोजना, वन बेल्ट वन रोड परियोजना, सिल्क रूट परियोजना और इन देशों को, मध्य एशियाई देशों को बड़ी मात्रा में ऋण प्रोवाइड कराया है। इसके साथ साथ मध्य एशियाई देशों का यहाँ पर उन्होंने विकास किया है, अवसंरचनात्मक विकास कार्यों को यहाँ पर प्राथमिकता दी है, जिसके कारण यहाँ पर चीन का जो प्रभुत्व है वो मध्य एशियाई देशों में पिछले कई वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ा है। तीसरी तरफ अमेरिका है। अमेरिका के अपने दृष्टिकोण है। अमेरिका का जो दृष्टिकोण है इन दोनों से अलग है। यहाँ पर अमेरिका को देखें तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को स्थापित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका के तौर पर अमेरिका भी वहां पर अपने पक्ष को रखता है। तुर्कमेनिस्तान में अगर हम देखें तो वहां पर इस चीजों को स्थापित करना या तजाकिस्तान में इसे स्थापित करने की प्रक्रिया को आगे लेकर चलता है। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान में आतंकवाद की समाप्ति के लिए वहां हमला करने को लेकर भी और आतंकवाद के प्रसार को रोकने के लिए जब अमेरिका ने यहाँ पर अफगानिस्तान पर हमला किया तो मध्य एशियाई देशों ने भी यहाँ पर अमेरिका का साथ दिया है और मध्य एशियाई देशों में भी आतंकवाद का प्रसार ना होने पाए, ऐसी स्थिति में अमेरिका यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखने को अगर हम देखें तो रूस के अपने हैं कुछ पक्ष हैं, चाइना के अपने पक्ष और अमेरिका के अपने पक्ष हैं जो मध्य एशियाई देशों में प्रभुत्व को स्थापित करना चाहते हैं। भारत के भी अपनी काफी सारी जरूरतें हैं, चीजें हैं। तो ये अगर हम देखें तो भारत के अपने पक्ष में यहाँ पर देख लिए, मध्य एशिया इंपॉर्टेंस के वो समझा, फिर भारत का हमने यहाँ पर उसकी विदेश नीति देखी, रशिया, रूस, चीन और अमेरिका के पक्षों को देखा। अब बात आते हैं कि एक चीज इसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं, अशकाबाद समझौता आता है। अशकाबाद जो समझौता था उसको समझ लीजिए वो क्या है। देखिए अशकाबाद जो समझौता था वो मुख्यतः था क्या, वो समझ लीजिए। अशकाबाद देखिए यहाँ पे समझौता जो है ये मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के मध्य वस्तुओं की आवाजाही को सुगम बनाने तथा अंतरराष्ट्रीय परिवहन व पारगमन एक गलियारा है। ठीक है, तो अशकाबाद समझौता किस लिए किया गया है, वस्तुओं की आवाजाही सुगम और सरल बनाने के लिए समझौता किया है। किसके किसके मध्य, तो मध्य एशिया से फारस की खाड़ी के मध्य। भारत का अशकाबाद समझौते में सम्मिलित होने से भारत को भी अपने कई सारे फायदे, क्या फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि भारत को यूरेशिया के व्यापार व व्यावसायिक संपर्क बढ़ाने में भारत को यहाँ पे मदद मिलेगी। भारत के अशकाबाद समझौते में सम्मिलित होने से भारत जो लगातार यूरेशियाई देशों तक अपनी मार्केट को वहां पर पहुंचाना चाहता है, वस्तुओं सेवाओं को वहां पे पहुंचाना चाहता है, उसके लिए यहाँ पे उसको आसानी से एक्सेस मिल जाएगा। दूसरा, ईरान से होकर मध्य एशिया तक आसान पहुंच जो कि बेहतर संबंधों को विकसित करेगी। भारत मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए, जैसा हमने कहा, मध्य एशिया क्या है, अस्थल रुद्ध देश है और उसकी जो सीमाएं लगती हैं भारत के साथ नहीं लगती हैं। लेकिन भारत और मध्य एशिया का जो अगर हम देखें भौगोलिक स्तर पर बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन कोई जुड़ाव का कोई माध्यम भी नहीं है। ऐसी स्थिति में ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान होते हुए भारत यहाँ पर मध्य एशिया तक पहुंच सकता है और ये इससे अगर ऐसा होता है तो भारत और मध्य एशिया के बीच संबंधों को प्रगाढ़ता यहाँ पर मिलेगी। इसके अतिरिक्त
जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है वो ये है कि यदि भारत यहाँ पे अशगाबाद समझौते के तहत इसको यहाँ पर फॉलो अप करता है तो यहाँ पर भारत को इस रास्ते से व्यापार करने से 30% सस्ता, मतलब 30% सस्ता और 40% कम यहाँ पे समय लगेगा। जो व्यापार कर रहा है वो 30% सस्ता हो जाएगा और समय जो होगा वो 40% कम लगेगा। इस कारण से यहाँ पे अशगाबाद समझौता भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है। इसके अतिरिक्त एक और चीजें हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, भारत वो है अन्य कई सारे प्रयास कर रहा है। भारत के अपने कई सारे प्रयास हैं जो कि चाइना इत्यादि की पॉलिसी को और मध्य एशिया को अपने साथ जोड़ने को लेकर वहां पर एक बड़ी भूमिका के तौर पर उसे देखता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर। ये उत्तर दक्षिण परिवहन जो कॉरिडोर है ये आपका मुंबई से मॉस्को के मध्य ईरान के रास्ते से होकर से रेल, सड़क और जल परिवहन के सुदृढ़ करने, एक जो होता है परिवहन गलियारे को विकसित करना है। तो अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जो है कहां से कहां तक है, मुंबई से मॉस्को के बीच स्थापित किया जाएगा। कहां से होकर जाएगा, तो ईरान के माध्यम अफगानिस्तान होते हुए ये आपको आगे मध्य एशिया होते हुए ये आपको मॉस्को अर्थात रसिया तक पहुंच जाएंगे। जो रास्ते इनके मध्य जुड़ाव जो होगा, जैसे भारत और ईरान के मध्य होगा जल परिवहन होगा, उसके बाद सड़क और रेल परिवहन के माध्यम से हम यहाँ पर आपको रशिया मॉस्को तक पहुंचेंगे। तो ये अगर यहाँ पर विकसित होता है, इसके साथ साथ भारत जो है मध्य एशिया में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को यहाँ पर संचालित करता है, जिसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र, कौशल विकास कार्यक्रमों को यहाँ पर बड़े स्तर पर भारत प्राथमिकता देता है। इसके अतिरिक्त भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर तापी जैसी परियोजनाओं के विकास को प्राथमिकता देता है। जैसा कि हमने पश्चिम एशिया के टॉपिक्स को देखा था, भारत बहुत ज्यादा निर्भर करता है एनर्जी के लिए, अपनी किस पर निर्भर करता है, पश्चिम एशियाई देशों पर। तो यहाँ पर जैसा कि तापी परियोजना है, तुर्कमेनिस्तान के पास प्राकृतिक गैस के अच्छे भंडार हैं, तो भारत अपनी ऊर्जा की जो निर्भरता है उसको भी कम कर सकता है। इसके अतिरिक्त सामरिक दृष्टिकोण से भारत ने तजाकिस्तान में भारतीय सैन्य अड्डे को भी स्थापित कर रखा है। तो यहाँ पर जो हमने कहा था कि जो बाह्य शक्तियां हैं, बाह्य शक्तियां मध्य एशिया पर बहुत ज्यादा प्रभुत्व स्थापित कर लेती हैं। ऐसी स्थिति में भारत क्या प्रयास कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य एशिया में भारत अपने आप के उपस्थिति को मजबूत करने को लेकर बहुआयामी परिदृश्य से काम कर रहा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिणी गलियारे को विकसित करना हो, या मध्य एशिया के साथ बेहतर कार्यक्रमों को, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को विकसित करना हो, तापी जैसी परियोजनाओं के ऊर्जा संबंधों को विकसित करना हो, या सैन्य और सामरिक संबंधों के तहत यहाँ पे सैन्य अड्डों को स्थापित करना हो। ये सारी चीजें भारत कर क्यों रहा है, तो निष्कर्षता यदि हम देखें तो भारत यहाँ पर अशगाबाद समझौते में सम्मिलित होता है, उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर का विकास करता है, और इन दोनों के माध्यम से कहीं ना कहीं भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को और मध्य एशिया के साथ बेहतर संबंधों को तो विकसित करेगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर जो चीन की जो पॉलिसी है, ओबीआर की जो पॉलिसी है, इसको भी यहाँ पर काउंटर अटैक कर सकता है, उसको संतुलित कर सकता है और चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को मध्य एशिया में भी कम कर सकता है। तो इस तरीके से जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है मध्य एशिया का, यहाँ पे हमने देखा जहां पर इसके मध्य एशिया के भौगोलिक स्थिति, भारत के कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया पॉलिसी, बाह्य शक्तियां, अशगाबाद समझौता, भारत के मध्य एशिया को लेकर अन्य प्रयास जो हैं, और निष्कर्षता ये चीजें क्यों की जा रही, कैसे ये आपको संतुलित किया जा सकता है। इन फ्यूचर राजनयिक संबंधों को विकसित करना, 2+2 वार्ताओं को विकसित करना, सामाजिक संबंधों के साथ साथ बिजनेस टू बिजनेस और साथ ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जैसी वार्ताओं को विकसित करके भारत मध्य एशिया में अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने टॉपिक को समझा, मध्य एशिया, और साथ ही साथ वहां पर उसके कॉन्सेप्ट को।